वंस अगेन वेलकम टू जैरप जोन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सभी यूजीसी नेट पेपर 1 को कवर कर रहे थे। पेपर 1 में आज हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च को कवर करेंगे। शोध के चरण क्या होते हैं वो कवर करेंगे। यहाँ से देखेंगे आपके पेपर 1 में एंड बोथ और पेपर 2 सब्जेक्ट में भी स्टेप्स ऑफ रिसर्च से आपसे भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप एजुकेशन के सब्जेक्ट को ले लेंगे तो पेपर 1 एंड पेपर 2 को अगर देखेंगे पूरे 150 में देखेंगे तो आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च से सवाल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं और समझते हैं कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके हम अनुसंधान कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चा, अलग अलग किताबों में अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा वेरिएशन स्टेप्स को लेके हमको मिल सकता है कि हो सकता है किसी बुक में आपको 10 फेज हो या किसी वेबसाइट में आपको 8 फेज में ही पूरी रिसर्च को के स्टेप्स को कंप्लीट कर दिया गया हो, लेकिन अगर उसके कोर पार्ट्स को देखेंगे तो लगभग लगभग सबके समान होंगे। कई टाइम होता है कि हम एक स्टेप्स को एक स्टेप्स को हम कई एक भागों में ब्रेक करके उसको कई एक फेजेज बना देते हैं। ऐसे में उसके लिए आपको घबराना नहीं है, केवल उसके कोर पार्ट्स को ध्यान देना है कि सारी चीज़ें उसमें बतलाई और समझाई गई हैं, दूसरा क्रम से है कि नहीं है। ठीक है, तो जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च का पहला स्टेप्स ऑफ रिसर्च का जो पहला स्टेप होता है, पहले स्टेप में हम रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम को पहचानते हैं कि हमें कौन सी प्रॉब्लम पे शोध कार्य करना है। तो कहने का मतलब यही आपका टाइटल ऑफ द रिसर्च होता है। इसके लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, पहले हम एक अपने इंटरेस्ट का एरिया डिफाइन करते हैं कि हमें किस एरिया में इंटरेस्ट है हमारा, उस एरिया को हम लेते हैं। सपोज करो, जैसे मान लीजिए कि मैं अपना एक एरिया चूज करता हूँ, या इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन बोलूँ या मैं बोलूँ आईसीटी इन एजुकेशन बोलूँ। ठीक है, तो मैं अपना एक ब्रॉड एरिया तय करता हूँ हमें किस एरिया में रिसर्च करना है। फिर उसी एरिया को हम क्या करते हैं, नैरो करते हैं ये समझने का प्रयास करते हैं कि हम उस एरिया के कौन से पहलू पर मेरी पकड़ है, कौन से पहलू पर मेरा इंटरेस्ट है, या कौन से पहलू में हमें कमी दिखती है जिस पर मैं काम करने का इच्छुक हूँ। अब ये जो कमी है, कमी को आप ऐसे नहीं डिफाइन कर पाएंगे। अब जिस पहलू पर आपकी रुचि बनती है, जिस पर आपकी इच्छा बनती है, उससे संबंधित आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे। उससे संबंधित आप क्या करेंगे, लिटरेचर को रिव्यू करेंगे। ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो एरिया है, या जो आपने पर्टिकुलर नैरो करने के बाद जो आपने एरिया चूज किया है या जिस प्रॉब्लम को चूज किया है, उस प्रॉब्लम पर अभी तक कितने कार्य हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार आप उस एरिया पे काम करने जाएंगे या पहली बार आप उस प्रॉब्लम को लेके काम करेंगे। आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग उस पर पहले से काम कर लिए होंगे, उससे रिलेटेड एरियाज पे। ठीक है, तो आप उसकी एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि उन्होंने कैसे किया है और क्या फाइंड आउट किया है। दूसरा, ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि प्रॉब्लम की नॉलेज में गैप कहाँ है। तो उसी गैप को कंसिडर करते हुए आप अपनी क्या करेंगे, रिसर्च प्रॉब्लम को चूज करेंगे। तो पहला काम होता है कि आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें हम एरिया को डिफाइन करते हैं। दूसरा, जो प्रॉब्लम हम चूज करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो जो प्रॉब्लम हो आपकी मेजरेबल हो। मेजरेबल कहने का मतलब मापनी हो। अब भाई, जो हम प्रॉब्लम चूज करेंगे तो उसमें हम वेरिएबल्स को भी चूज करेंगे, वेरिएबल्स को ही तो मेजर करेंगे। अब ऐसा वेरिएबल हम चूज करेंगे जिसको हम मेजर कर सके। दूसरा, जो वेरिएबल हो वो मेजरेबल कैसे होगा, अगर वो NOIR कहने का मतलब है नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल एंड रेशियो स्केल्स हमने आपको बतलाई थी। अगर इस प्रकार के दायरे में आता है तो उसको हम मेजर कर पाएंगे। दूसरा जो फेज होता है लिटरेचर ऑफ रिव्यू का होता है, जहाँ पे आप जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर्स होते हैं उनको आप रिव्यू करते हैं, उन पर एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड ही लिटरेचर रिव्यू करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं इससे रिलेटेड कार्यों पे लोगों ने क्या क्या कार्य किए हैं और उसके क्या आउटकम आए हुए हैं। इसके लिए आप मदद ले सकते हैं, गूगल स्कॉलर की मदद ले सकते हैं, जहाँ से आपको स्कॉलरी आर्टिकल मिल जाएंगे। पबमेड की मदद ले सकते हैं, JSTOR की मदद ले सकते हैं। ठीक है, स्कोपस की मदद ले सकते हैं। तो ये सब टूल्स हैं जिनकी मदद से आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हो। थर्ड फेज है जो आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च होता है। इसमें हम अपने शोध का या अपने रिसर्च वर्क का ऑब्जेक्टिव फिक्स करते हैं कि इस शोध कार्य का उद्देश्य क्या है, ये बतलाते हैं। जो फोर्थ फेज होता है आपका रिसर्च क्वेश्चन का होता है या फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस का होता है। अगर हमारी रिसर्च अगर क्वालिटेटिव होती है तो वहाँ पे हम रिसर्च क्वेश्चन टर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारी रिसर्च क्वांटिटेटिव होती है तो वहाँ पे हम हाइपोथेसिस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस को
ड्रॉ करते हैं। तो जैसा भी हमारे रिसर्च का नेचर है, अनुसंधान का नेचर है या हमारी प्रॉब्लम का नेचर है, उस प्रकार के टर्मिनोलॉजीज़ को हम इस्तेमाल में ले आते हैं। तो अर्थात 4th स्टेप में हम हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, फार्मूलेट करते हैं। हाइपोथेसिस के बारे में हम आपको इन डेप्थ बतलाए हैं। जो हाइपोथेसिस होती है ब्रॉड लेवल पे 2 भागों में डिवाइड होती है, नल और अल्टरनेटिव में। नल और अल्टरनेटिव में, अब जो अल्टरनेटिव होती है आपकी 2 भागों में डिवाइड होती है, आपकी डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस यहाँ पे होता है। नेक्स्ट जो फेज होता है स्टेप 5, जिसमें हम रिसर्च की अपनी पूरी डिजाइन करते हैं। ये जो स्टेप होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें जो शोधार्थी होता है थोड़ा सा जरूर परेशान होता है इस फेज में, क्योंकि जो पूरी रिसर्च की रूपरेखा होती है, जो डिजाइन होती है, जो जैसे वो कार्य करेगा आगे चल के, कुल मिला के यहीं पे इसको मैप कर लिया जाता है कि आगे वो कौन से मेथड्स को अपनाएगा, किस प्रकार से डाटा को कलेक्ट करेगा, कौन उसकी पॉपुलेशन बनेगा, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक्स के माध्यम से डेटा को कलेक्ट करेगा, डेटा एनालिसिस करेगा तो कौन सी टेक्निक के माध्यम से करेगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बतला दी जाती हैं। जैसे अगर मेथड्स की बात करें तो जो आप अपने अनुसंधान कार्य में जो मेथड लगाएंगे वो आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च बन रहा है कि क्वालिटेटिव बन रहा है कि मिक्स्ड अप्रोच बन रहा है, तो किस प्रकार की आपकी रिसर्च डिजाइन है आपको ये तय करना पड़ेगा। दूसरा, टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन के लिए, अब आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का नेचर क्या है। अगर आपकी रिसर्च क्वालिटेटिव है या आपकी रिसर्च क्वांटिटेटिव, उसके हिसाब से आप टूल्स का चयन करेंगे जिसके माध्यम से आप डेटा कलेक्ट करेंगे। अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो आप क्वांटिटेटिव टूल्स को प्रयोग करेंगे। अगर आपका जो रिसर्च क्वालिटेटिव है तो क्वालिटेटिव डेटा जिस टूल्स के माध्यम से कलेक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में हमने आपको बतलाया भी है, ठीक है। आप उसके माध्यम से डेटा को कलेक्ट करेंगे। दूसरा, ये डिफाइन करेंगे कि आपकी रिसर्च की पॉपुलेशन कौन सी है। दूसरा, सैंपल क्या है और सैम्पलिंग किस टेक्निक के माध्यम से आप सैंपल को कलेक्ट करेंगे। सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में भी हमने आपको बाकायदा बताया है, सैंपल के बारे में बतलाया है। सैम्पलिंग टेक्निक्स में ब्रॉड लेवल पे आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इस्तेमाल में ला रहे हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो अगर आपकी रिसर्च क्वांटिटेटिव है तो अमूमन आप प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएंगे, क्वालिटेटिव है तो आप नॉन प्रोबेबिलिटी की तरफ ज़्यादा चांसेज होते हैं हम जाते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर डेटा एनालिसिस में हम आएंगे तो अगर हमारी रिसर्च जो है आपकी क्वांटिटेटिव है तो वहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल मेथड को अपनाते हैं। अगर आपकी जो रिसर्च है वो क्वालिटेटिव है तो ऐसे में हम थीमेटिक एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस जैसे टेक्निक का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम डेटा को एनालाइज कर लिया करते हैं, ठीक है। जो 6th स्टेप होता है बच्चा, वो डेटा कलेक्शन का होता है। अगर यहाँ पे जो रूपरेखा, जो तरीके हमने यहाँ पे बतलाए हैं, उसी तरीके के माध्यम से यहाँ पे हम डेटा को कलेक्ट कर लिया करते हैं। डेटा कलेक्शन के बाद जो बारी आती है आपकी डेटा एनालिसिस की आती है। देखिए यहाँ पे जो फेजेज हैं, यहाँ पे इस फेजेज में हम डिजाइन करते हैं कि चीज़ों को कैसे करेंगे। यहाँ पे हम डेटा एनालिसिस करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। कई टाइम तो यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ सकता है। यहाँ पे सैंपल को आप क्या करेंगे, सैंपल को डिफाइन करेंगे, यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, उसके बाद डेटा कलेक्शन होगा। या अगर से आप इसको अंडरस्टैंड करें तो ऐसे ही ठीक है और ठीक है, ठीक है। तो से जो आपका स्टेप 7 होता है, इसमें डेटा एनालिसिस करते हैं हम। एनालिसिस के लिए तरीका बताया, अगर क्वांटिटेटिव होता है तो हम स्टैटिस्टिकल, टी टेस्ट, एनोवा, ठीक है। और आपका अगर क्वालिटेटिव होता है तो ऐसे में हम आपका थीमेटिक एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस जैसे टर्म्स का हम प्रयोग करते हैं, टेक्निक्स का प्रयोग करके डेटा को एनालाइज करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी हम इसी फेज में करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होती है इसके बारे में हमने आपको बाकायदा बतलाया था। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का हमने जो आपको स्टेप्स बतलाया उसको बाकायदा बतलाया और समझाया। उसके बाद उसको जो टेस्ट में आएगा, अगर हमारी जो नल हाइपोथेसिस होती है वो रिजेक्ट होती है, ऐसे में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम स्वीकार करेंगे। अगर हमारी नल हाइपोथेसिस फेल टू रिजेक्ट हो जाती है, ऐसे में हम नल हाइपोथेसिस को ही क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा, अब टेस्टिंग की भी कंडीशंस होती हैं कि अब आपकी जो आप टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, अगर आपकी हाइपोथेसिस जो एनपीसी कर्व पे प्लॉट हो रही, आपका जो डाटा है वो एनपीसी कर्व पे प्रॉपर्ली प्लॉट हो रहा है, कहने का मतलब है वो बिल शेप्ड तैयार कर रहा है, तो ऐसे में आप पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ जाओगे। अगर बिल शेप्ड नहीं बन रहा है तो आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ जाओगे। ये सारी चीज़ें हमने आपको बतलाई है। जो कंक्लूजन्स आएंगे आप उसका इंटरप्रिटेशन करोगे, फिर उसको जनरलाइजेशन करने का प्रयास करोगे, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप होता है, स्टेप 8 आपका रिपोर्ट राइटिंग का होता है। इसमें जो भी कंक्लूजन्स आएंगे उसी को पूरा टॉप से लेके आपके मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम से लेके नीचे तक पूरे विवरण को हम यहाँ रिपोर्ट राइटिंग में नोट डाउन करेंगे। फिर नेक्स्ट जो स्टेप होता है, स्टेप 9 में हम रेफरेंसिंग करेंगे और बिबिलियोग्राफीज डालेंगे। रेफरेंसिंग का मतलब यह है कि हमने जो अन्य
सोर्सेस के माध्यम से जो हमने डेटा लिए हैं अपने रिसर्चेज में, उसको हम साइट करेंगे, उसको क्रेडिट देंगे, उसको प्रॉपर बतलाएंगे कि हम अपने रिसर्च कार्य में, अपने शोध कार्य में फला डाटा या इतना डाटा हमने अमुक व्यक्ति का लिया है, अमुक वेबसाइट से लिया है, अमुक बुक से लिया है, उसको हम प्रॉपरली आपको बतलाएंगे। ठीक है, तो जो डायरेक्टली हम यूज किए हैं डाटा उसको हम रिफरेंसिंग बोलेंगे, जो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों डाटा, मतलब कि ऑल डाटा, कहने का मतलब ये है रिफरेंसिंग में केवल हम उनका डिटेल देंगे जिनके डेटा को हम डायरेक्टली अपने शोध कार्य में यूज किए हैं। और बिब्लियोग्राफी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों प्रकार के यूजेज को हम डिनोट क्या करते हैं, कहने का मतलब है जिसको हमने डायरेक्टली कोट किया है अपने रिसर्चेज में उसको तो नोट डाउन करेंगे। दूसरा ये भी हम नोट डाउन करेंगे कि हमने अगर किसी वेबसाइट से जानकारी हासिल की है लेकिन उसको कोट नहीं किया है, हमने किसी अथर्स की बुक पढ़ी है, वहाँ से मदद ली है लेकिन उसको कोट नहीं किया है, बिब्लियोग्राफी में आप इसको भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जो रिफरेंसिंग होती है मुख्यतः आप अगर देखेंगे सोशल साइंसेज में तो आपको APA स्टाइल देखने को मिल जाएगी। APA का मतलब है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, इसमें आपको APA स्टाइल देखने को मिल जाएगी। बेसिकली जो सोशल साइंसेज की रिसर्चेज होती हैं सोशल साइंसेज की रिसर्चेज में आपकी APA स्टाइल ही प्रयोग में लाई जाती है। APA का इसमें 7th एडिशन रन अप कर रहा है। ठीक है, अगर आप आएंगे किसमें MLA स्टाइल पे, तो MLA जो होती है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है। ठीक है, तो ये जो स्टाइल होती है बेसिकली जो लैंग्वेजेज होती हैं और जो लिटरेचर्स होते हैं उनके लिए प्रयोग में लाई जाती है। जो MLA का 9th एडिशन इस समय रन कर रहा है। इसके अलावा तमाम स्टाइल्स हैं, शिकागो स्टाइल हो गई, अन्य स्टाइल्स भी रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं जिसके माध्यम से हम चीज़ों को क्या करते हैं, रेफर करते हैं, रेफरेंस देते हैं, बिब्लियोग्राफीज बनाते हैं। ठीक है, तो जो रेफरेंसिंग है, रेफरेंसिंग देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो जो हमारा कंटेंट होता है वो प्लेगरिज्म के दायरे में आएगा। तो हमने जिसके कंटेंट को लिया है उसको प्रॉपर क्रेडिट हम रेफरेंसिंग और बिब्लियोग्राफीज के माध्यम से देते हैं। अब ये जो हम क्रेडिट देते हैं या जो रेफरेंस देते हैं, हम बताते हैं कि भाई हमने अमुक व्यक्ति का डाटा लिया है, उसको लिखने के ये सब APA, MLA, शिकागो ये सब तरीके होते हैं। बेसिकली जो सोशल साइंसेज की रिसर्चेज होती हैं आपके एजुकेशन में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, ठीक है, बिजनेस में, हम APA स्टाइल का प्रयोग करते हैं। लैंग्वेज और लिटरेचर्स में हम MLA स्टाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। ये जो फेजेज हैं इन फेजेज को हम अप्लाई करके, फॉलो करके हम स्टेप्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा इन डेप्थ चीज़ें यहाँ पे बतलाई गई हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख लें। जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम होता है वो यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है, पहले अपने इंटरेस्ट का एरिया फाइंड आउट करता है, फिर एक ट्रिप्स स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करता है, मतलब कि वो कोर इशू या नॉलेज गैप को फाइंड आउट करता है और फिर उसको एक स्टेटमेंट बनाता है जिस पर वो कार्य करता है। जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा गया है भाई स्मार्ट कक्षा और पारंपरिक कक्षा का एक तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको भी इसी प्रकार की एक प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना होता है, ना तो ज़्यादा बड़ी हो ना तो ज़्यादा छोटी हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑन जो सेकंड फेज होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का होता है, जिसमें हम जो एग्जिस्टिंग रिसर्चेज होती हैं उसको क्या करते हैं, समराइज करते हैं, उसको पढ़ते हैं, वहाँ से हम गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड समझते हैं, थीम डेटा डिबेट्स को अंडरस्टैंड करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑन अगर आप ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्चेज पे आओगे, यहाँ पे हम जो हमारे शोध कार्य का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम क्लियरली या स्पेसिफिक तरीके से राइट डाउन करते हैं। ये बतलाते हैं कि हमारे शोध का उद्देश्य क्या है और जो उद्देश्य हम बनाते हैं कोशिश करते हैं कि वो मेजरेबल हो या जिसको अचीवेबल हो, जिसको प्राप्त किया जा सके और रिलेवेंट रखती हो हमारी रिसर्च की प्रॉब्लम से, या जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम वाले फेजेज में हमने डिफाइन की उससे वो रिलेवेंट रखती हो। दूसरा, हम वैग्यू से बचते हैं, कहने का मतलब है अस्पष्टता से बचते हैं। जो चीज़ें हम ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसको अचीव कर सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, उसी को हम ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च में नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट पेज होता है रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस। यहाँ पे हम हाइपोथेसिस को ड्रा करते हैं, यहाँ पे हम रिसर्च क्वेश्चंस को बनाते हैं। अगर क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है तो हाइपोथेसिस ड्रा करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी हाइपोथेसिस हो मेजरेबल हो, टेस्टेबल हो, अचीवेबल हो, हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें, उसको समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट ऑन है फिफ्थ स्टेप द रिसर्च डिजाइन का। इसमें हम पहले रिसर्च डिजाइन अपनी तय कर लेते हैं, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है कि मिक्स्ड रिसर्च है। देन हम टूल्स और डेटा कलेक्शन के बारे पे काम करते हैं। देन हम क्या करते हैं, सैंपल साइज और सैम्पलिंग टेक्निक्स वगैरह हम कौन से इस्तेमाल करेंगे, प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे, हमारी पॉपुलेशन क्या होगी, सैंपल की साइज क्या होगी, इत्यादि हम रिसर्च डिजाइन में सारी चीज़ें। दूसरा, डेटा एनालिसिस के लिए हम कौन से तरीके अपनाएंगे, क्वालिटेटिव है तो हम आपका थीमेटिक
क्वांटिटेटिव है तो स्टैटिस्टिकल की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो जैसा हमारा शोध कार्य होगा, प्रॉब्लम्स होगी, उस तरह से। नेक्स्ट फेज होता है डेटा कलेक्शन का। डेटा कलेक्शन में भाई हम डेटा जो कलेक्शन के मेथड्स हैं उनको अप्लाई करके, अगर हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च है तो क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड्स, और क्वांटिटेटिव है तो क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड्स को अपना कर हम डेटा को कलेक्ट कर लेंगे। कोशिश ये करेंगे भाई जो डेटा हो वो गुणवत्तापूर्ण हो, सटीक हो, और उसमें किसी भी प्रकार का एथिकल कंसिडरेशन ना हो। ठीक है, एथिकल कंसिडरेशन ना हो मतलब कि किसी प्रकार का बायसनेस ना हो, हम ये कोशिश करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो डाटा कलेक्ट हो वो प्रोबेबिलिटी टेक्निक से कलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर नॉन प्रोबेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी समस्याएं होती हैं, या कहने का मतलब वहाँ पे बायसनेस आने की संभावनाएं रहती है। नेक्स्ट ऑन जो नेक्स्ट पेज होता है डेटा एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इंटरप्रिटेशन एंड जनरलाइजेशन का। यहाँ पे वही चीज़ भाई डेटा एनालिसिस करते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम हो जिस अनुसार क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव के हिसाब से हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, देखते हैं हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है तो हम फेल टू रिजेक्ट होते हैं। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में अगर रिजेक्ट हो रही तो अल्टरनेटिव की तरफ चले जाते हैं, नहीं रिजेक्ट हो रही तो हाइपोथेसिस जो हमारी नल वाली है उसी को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इससे पहले का जो काम है हम डेटा को प्लॉट करके देखते हैं एमपीसी कर्व पे, अगर एमपीसी पे वो प्रॉपरली प्लॉट हो रहा है तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट अपनाते हैं, नहीं प्लॉट हो रहा है तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अपनाते हैं, तमाम काम होते हैं। उसके बाद इंटरप्रिटेशन की बात होती है, फिर हम उसको जनरलाइज्ड करते हैं, फिर लास्ट में हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, कंक्लूजन तक जाते हैं। ठीक है, पूरा टॉप से लेके बॉटम तक का जो फेज हमने बताया है उन सभी को समराइज करके उसके कंक्लूजन्स को यहाँ पे तार्किक रूप से हम ड्राइव डाउन करते हैं। ठीक है, जो लास्ट पेज होता है रेफरेंस लिस्ट या बिब्लियोग्राफी का, यहाँ पे हम सोर्स को डायरेक्टली जो साइट किए हैं उसको हम नोट डाउन करते हैं रेफरेंस के अंतर्गत। अब जो रेफरेंसिंग हम नोट डाउन करते हैं, जो साइटेशन की स्टाइल अपनाते हैं वो एपीए, एमएलए, शिकागो। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया सोशल साइंसेज में लिटरेचर और लैंग्वेजेज के लिए एमएलए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, अब जो एपीए होता है, एमएलए होता है, इन सब को राइट डाउन करने की, जैसे आप किसी बुक को अगर साइट कर रहे हो तो बुक के अपने तरीके हैं, अथर्स को लिख रहे हो तो अथर्स के अपने अलग तरीके, वेबसाइट को साइट कर रहे हो तो वेबसाइट को राइट डाउन करने के अपने अलग तरीके हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, एक तरफ से जान लो कि जो जिसका डेटा आप उपयोग में दे रहे हो उसको प्रॉपरली उसका रेफरेंस देने की स्टाइल होती है। ठीक है, तो सोशल साइंसेज में बेसिकली एपीए, लिटरेचर और लैंग्वेजेज में एमएलए को प्रयोग में लाया जाता है। कहने का मतलब है कि हम जिस सोर्स से डेटा उपयोग करते हैं उसको प्रॉपरली हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे अथर का नाम, टाइटल, ईयर, पब्लिशर इत्यादि हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। दूसरा, अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली हम उसको ऑर्डर करते हैं, लेकिन ये चीज़ें डिपेंडिंग ऑन दी स्टाइल, कौन सी स्टाइल हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करती हैं। कोशिश ये करते हैं कि हम सबको साइट कर पाएँ जिसको उपयोग में लाए हैं, जिससे हम प्लेगरिज्म को अवॉइड कर पाएँ, और जिसके डेटा को हमने प्रयोग में लाया है उसको हम प्रॉपर क्रेडिट भी दे पाएँ। ठीक है, तो ये जो फेजेस थे, ये फेजेज आपके कौन से थे, रिसर्च स्टेप्स के फेजेस थे। इसी स्टेप्स को फॉलो करके आप रिसर्च को डन कर सकते हैं। लास्ट में बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेज में डिफरेंसेज बताया है, बिब्लियोग्राफी में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं और रेफरेंसेज में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जो बिब्लियोग्राफी होती है उसमें हम ऑल सोर्स कंसल्टेंट, मतलब कि जिसको हमने साइट किया है और जिसको साइट नहीं किया है, केवल पढ़ा है और उसको समझा था, लेकिन मैंने उसको एक्चुअल में अपने शोध कार्य में यूज नहीं किया है, हम उन दोनों को मेंशन करते हैं। किसमें, बिब्लियोग्राफी में। रेफरेंसेज में हम केवल उन सोर्सेज को साइट करते हैं या मेंशन करते हैं जिसको हमने डायरेक्टली यूज किया है अपने, या कोट किया है अपने वर्क में, तो हम केवल उसी को मेजर मतलब कि रेफरेंस देते हैं। किसमें, रेफरेंस लिस्ट में, बिब्लियोग्राफी में, जिसको हमने पढ़ा है या उनसे मैंने आइडिया लिया है, उनको समझा है, लेकिन हमने उसको अपने शोध कार्य में प्रयोग में नहीं लाया है, उसको भी हम बिब्लियोग्राफीज में प्रयोग में लाते हैं। मतलब कि जिसको मैंने यूज किया है उसको तो दूंगा ही, जिसको मैंने केवल जिससे मदद ली है, जिसके विचार लिए हैं, लेकिन हमने उसको एक्चुअल में अपनी शोध कार्य में इंक्लूड नहीं किया है, उसको भी हम बिब्लियोग्राफीज के अंतर्गत साइट करते हैं और प्रॉपर क्रेडिट देते हैं। ठीक है, तो ये जो फेजेस थे, ये फेजेस आप अप्लाई करके रिसर्चेज को डन कर सकते हैं। अब आप ये देख लीजिए कि एग्जामिनेशन में किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपने ध्यान से पूरे फेजेस को समझा होगा तो आप आराम से सवालों को हल कर लेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, पहला फेज होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम होता है। सेकंड जो फेज है रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है। थर्ड आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च है। फोर्थ ऑन है रिसर्च क्वेश्चन या फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फिफ्थ फेज में हम रिसर्च डिजाइन बनाते हैं।
6 फेज होता है डेटा कलेक्शन होता है, 7 फेज में डेटा एनालिसिस होता है, 8 फेज में रिपोर्ट राइटिंग होती है और 9 फेज में रेफरेंसिंग एंड बिब्लियोग्राफीज होती हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। एक बार फिर से देखिए आप सवाल में कैसे पूछे गए हैं। गिवन बिलो आर स्टेजेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, ये रिसर्च प्रोसेस के नीचे स्टेप्स दिए गए हैं, आपको करेक्ट सीक्वेंस में इसको लगाना है। तो आप सीधे सीधे देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम पहला विकल्प हो जाएगा, लिटरेचर रिव्यू सेकंड हो गया। लिटरेचर रिव्यू के बाद हम क्या करते हैं भाई, हम सैम्पलिंग को डिफाइन करेंगे। ठीक है, फोर्थ में हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे और फिफ्थ फेजेज में हम डेटा को एनालाइज करेंगे। कुछ इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आप आराम से सवाल को लगा लेंगे। हिसाब से देखेंगे तो पहला बी, दूसरा सी, तीसरा ए, तो पहला जो विकल्प है वो राइट विकल्प के रूप में डिनोट हो जाएगा। नेक्स्ट विकल्प, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, तो रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जो पहला विकल्प है वो क्या है, आपका पहला विकल्प है आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा जो विकल्प है, दूसरे विकल्प में हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू तो है नहीं, तो दूसरे विकल्प पे हम हाइपोथेसिस को ले लेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे हाइपोथेसिस को। थर्ड पे हम कहाँ पे जाएंगे, हम थर्ड पे जाएंगे किस पे, रिसर्च डिजाइन पे। फोर्थ पे जाएंगे हम किस पे, डेटा कलेक्शन पे। और फिफ्थ पे जाएंगे एनालिसिस करेंगे और हम क्या करेंगे, जनरलाइज्ड करेंगे। तो इस हिसाब से देखेंगे जो राइट डाउन विकल्प मिलेगा वो मिल जाएगा आपका दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा ही बन रहा है ना, 2E। पहला जो हो गया आपका, पहला हो गया E, दूसरा हो गया C, तीसरा हो गया A। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट ऑन चलेंगे, ये भी आपको रिसर्च प्रोसेस को ही क्या करना है, कैरी आउट करना है सिस्टमेटिकली। पहले में देखिए प्रिपेयर ऑफ द रिसर्च डिजाइन, पहला कहाँ गया भाई, डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम, पहले तो ये हो जाएगा। अब दूसरे में लिटरेचर रिव्यू आता है, लेकिन लिटरेचर रिव्यू है नहीं, तो आप क्या करेंगे, सेकंड पे जाएंगे, हाइपोथेसिस को फार्मुलेट करेंगे। थर्ड पे जाएंगे, आप क्या करेंगे, रिसर्च डिजाइन को क्या करेंगे, तैयार करेंगे। फिर जाएंगे बी पे, यहाँ पे आप डाटा को कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे और लास्ट में आप इंटरप्रेट करेंगे उसको। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो जो इसका राइट विकल्प बन जाएगा वो सी बन जाएगा। सी मतलब कि सी सेकंड, फिर ए, फिर आपका बन जाएगा डी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट ऑन आ जाएंगे, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स, ये भी रिसर्च प्रोसेस, ये सब प्रीवियस ईयर के सवाल है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो पहला काम क्या होगा भाई, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। जो सेकेंड काम होगा ये आइडेंटिफाई हो गया। अब दूसरा काम ये आपको रिव्यू करना। अब तीसरा काम, जब रिव्यू हो गया तो तीसरा काम होगा तीसरा काम आपका क्या होगा, तीसरा काम होगा डेटा को कलेक्ट करना। चौथा काम क्या होगा, एनालाइज करना। और पांचवा काम क्या होगा, रिपोर्ट को या रिसर्च के आउटकम को आपको बतलाना। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसका जो राइट विकल्प होगा वो चौथा राइट विकल्प बन जाएगा। तो कुछ इस हिसाब से स्टेप्स ऑफ रिसर्च से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। तो इस सेशन को देखिए और अपने 2 नंबर कंफर्म करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।